हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में आपको मेंडल के सारे सिद्धांतों के बारे में बता दिया गया है। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम लोग इसमें हम लोगों ने कल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के तहत, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन दोनों के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको ये बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं। तो पहले इन टिप्स को नोट कर लेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे करते हैं। पहले हम आज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे और लास्ट में किस तरह से पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए, जो पेडिग्री एनालिसिस के कोई मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है या कौन सी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है या कौन सी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ये 3 डिजीजेस को पहचानना आपको आना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस के तहत। तो इसके बारे में मैं आपको टिप्स बाद में शेयर करूंगी। पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना। तो कल हम बात कर रहे थे कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो मेंडल के नियमों के तहत चलता है, मेंडल के नियमों के अनुसार, यानी कि उस पर मेंडल की जो प्रिंसिपल्स थे वो अप्लाई हो जा रहे थे। उस तरीके के डिसऑर्डर्स को मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहा गया, जिसमें आपका हीमोफीलिया आया, सिकल सेल एनीमिया आया, आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया आया, उसी में थैलेसीमिया भी आया, कलर ब्लाइंडनेस भी उसी में आया और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी उसी में आ गया। ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या अधिकता या एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी किसको कहते हैं कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। आप सबको पता है कि क्रोमोसोम्स में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के समय पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। तो उस समय पे क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन फेल हो जाने के कारण एक क्रोमोसोम उसमें या तो अधिक हो जाएगा या उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। आप सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस इज इक्वल टू 46, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 23 पेयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, टोटल 23 पेयर्स में 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब एक समान। ऑटोसोम्स का मतलब एक समान होते हैं, वो मेल फीमेल दोनों में। पर एक जोड़ी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स माना जाता है, जो XX और XY की बात कर रहे हैं इसमें। तो मोनोसोमी क्या होती है, मोनोसोमी होती है लैक ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि किसी एक जोड़ा क्रोमोसोम की कमी हो, कम हो जाए तो वो मोनोसोमी कहलाएगी। और ट्राइसोमी का मतलब है कि जोड़े में क्रोमोसोम होता है तो उससे एक जोड़ी क्या होगा, एडिशनल कॉपी आ जाएगी, एक एडिशनल कॉपी उसमें ऐड हो जाएगी। इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ट्राइसोमी। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको तो आपको बस समझ लेना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। एन्यूप्लॉइडी किसको कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, जिस समय सेल डिवीजन हो रहा था उस समय पे या तो क्रोमैटिड्स का जो है सेग्रीगेशन फेल हो गया, यानी उनका ठीक तरीके से वो सेग्रीगेट नहीं कर पाए अपने आप को, और वो सेग्रीगेशन फेल होने के कारण या तो क्रोमोसोम्स का लॉस हो गया या उसमें कुछ नया क्रोमोसोम ऐड हो गया। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन टर्म्स को आप नोट करिए और इन टर्म्स को नोट करने के बाद मैंने थोड़े थोड़े शब्दों में इनके मतलब भी लिख रखे हैं, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नोट कर लिया आपने। मैं ये
चाहती हूँ कि जिस समय मैं पढ़ा रही हूँ उस समय आप उसको नोट कर लिया करिए ताकि टाइम वेस्ट ना करना पड़े। गुणसूत्रों की संख्या में जो त्रुटि से उत्पन्न विकार होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया था। एक तो होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के बारे में आपको बता रही हूँ कि लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय पे क्रोमैटिड्स जो है उनकी विसंयोजन की अनुपस्थिति होती है, यानी उसका सेग्रीगेशन जो है फेल हो जाता है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं उस हिसाब से आपको समझ में ये आएगा। एक तो होता है बच्चों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है और किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। डाउन सिंड्रोम जो है इसमें ये एन्यूप्लॉइडी का ही एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या है? इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसका क्या कारण है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ 21। ये आप लर्न कर लेंगे इसमें। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में भी क्या होता है कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एक कम हो जाता है। टर्नर्स में एक कम हो जाता है, डाउन्स में क्या होता है, एक ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेल डिवीजन में आप सबको पता है कि 4 फेजेस होते हैं ना। तो जब टीलोफेज की बात आती है तो टीलोफेज की अवस्था के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होने से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम का पूरा एक सेट बढ़ जाता है। साइटोकाइनेसिस ना होने से क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा एक सेट ही बढ़ जाता है, जिसे पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी जो है वो ज्यादातर किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है प्लांट्स में, वो एनिमल्स में ज्यादातर नहीं पाई जाती। तो आप सबको पता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन सेल होती है उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 का मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है ना। कभी कभी, अब कभी कभी इसलिए बोला जा रहा है कि ये अपवाद है, ज्यादातर ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, रेयरली, है ना, व्यक्ति में क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी शामिल हो जाती है, या कभी क्रोमोसोम्स की कई या एक पेयर की कमी हो जाती है। तो कई पेयर्स की कमी हो जाएगी या एक पेयर की कमी हो जाएगी। तो अगर एक पेयर की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, और एक पेयर अगर एडिशनल हो गया तो क्या कहलाता है? ट्राइसोमी कहलाता है। तो किसी चीज की जब हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझा था कि अगर 1 लीटर पानी में चीनी घोली जाए 1 पाव, है ना, तो अगर उसमें 1 पाव चीनी ऐड कर दी जाए तब भी वो 1 लीटर नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर उसमें से कुछ कम भी कर दिया जाए तब भी वो पूरा 1 लीटर नहीं रहेगा, यानी कि वो अपना रूप बदल चुका है। या तो उसमें कम हो जाएगा या उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो भी चेंज, ज्यादा हो जाएगा तो भी क्या? चेंज। यदि कम हो जाता है तो वो मोनोसोमी कहलाएगा, यदि वो ज्यादा हो जाता है तो वो ट्राइसोमी कहलाएगा। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या पता लगा कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी रीजन था। डाउन सिंड्रोम में क्या था? ट्राइसोमी था रीजन। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ पेयर जो था उसकी ट्राइसोमी हो गई थी। तो क्रोमोसोम 21 की एक एडिशनल कॉपी का पाया जाना इस सिंड्रोम का कारण है। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का एक क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी पाया जाना ही इसका कारण है। अब इसको डाउन सिंड्रोम नाम क्यों दिया गया, इसको डाउन सिंड्रोम क्यों कहा गया, ये इसको नोट कर लीजिए। इस डिसऑर्डर को, ये जो डाउन सिंड्रोम है, आप सबको पता है कि ज्यादातर किसी सिंड्रोम का या किसी अंग का नाम रखा गया है उसके
किस वैज्ञानिक के द्वारा वो टर्म खोजा गया है ना, उस साइंटिस्ट के नाम पे ही ज्यादातर, जैसे गोल्गी ऑपरेटस, हमने जब सेल पढ़ा, सेल में गोल्गी ऑपरेटस पढ़ा, गोल्गी काय, गोल्जी बॉडी। तो क्यों गोल्जी बॉडी नाम था? क्योंकि वो किसी ने रखा नहीं था वो नाम, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को खोजा था, इसलिए उसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया, है ना। तो इसी तरह से ये शुरू से ही चला आया कि जब कोई आविष्कार हुआ, किसी ने किसी चीज की खोज की, तो जिसने खोज की उसी को श्रेय देते हुए उसका नाम उसी के नाम पे रख दिया गया। तो सर लैंगडन डाउन ने इस सिंड्रोम की खोज की थी। किसने खोज करी थी? सर लैंगडन डाउन ने। इस डिसऑर्डर को सर्वप्रथम किसने खोजा था? सर लैंगडन डाउन। स्पेलिंग है कैपिटल में एल लिखेंगे क्योंकि नाम है ना, उसके बाद स्मॉल में लिखेंगे LANGDON, लैंगडन, कैपिटल DOWN, डाउन, सन 1866 में, 1866 में, यानी कि कब, बहुत पहले ही डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगाया जा चुका था। इसके फीचर्स क्या थे, मतलब इसमें क्या क्या हो जाता था? अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज शॉर्ट stature, small round head, furrowed tongue, partially opened mouth, palm crease, congenital heart disease and mental retardation। डाउन सिंड्रोम के कितने सारे सिम्टम्स हैं? डाउन सिंड्रोम के कितने सारे सिम्टम्स हैं? तो वो उनका जो फीचर है वो क्या है? स्मॉल राउंड हेड के साथ छोटा कद होगा, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड के साथ छोटा कद होगा। फरोड टंग का मतलब जीभ में एक खांचे जैसी, मतलब फरोड टंग होगी, जीभ में खांच पाई जाएगी, ठीक है। और पार्शियली मुंह जो होगा उस व्यक्ति का वो खुला रहेगा, मतलब आंशिक रूप से जो मुंह होगा वो खुला रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है फीचर कि इसमें पाम क्रीज के साथ चौड़ी हथेली जो है वो चौड़ी होगी, हथेली जो है नॉर्मल नहीं होगी, चौड़ी होगी। और इसका जो फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल विकास, यानी 3 प्रकार के विकास जरूरी हैं किसी इंसान के डेवलपमेंट के लिए। तो फिजिकल विकास भी ढंग से नहीं होगा, साइकोमोटर भी ढंग से नहीं होगा और मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होगा। उसमें क्या है, हेड का जो बिल्कुल बैक वाला पार्ट है वो फ्लैट बैक ऑफ हेड हो जाएगा। फिर ब्रॉड फ्लैट फेस भी जो है एकदम फ्लैट सा होगा, ब्रॉड सा होगा, है ना। टंग जो है वो थोड़ा बड़ी होगी, रिंकल्ड होगी, यानी कि थोड़ा सा उसमें खांचे बनी होंगी, सिकुड़ी हुई सी होगी। फिर फिंगर टिप्स भी जो है उसमें बहुत सारे लॉब्स होंगे फिंगर टिप्स में। पाम क्रीज होगा, हथेली बहुत चौड़ी होगी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी। मतलब इस तरह से दिखाया जा सकता है कि उसमें क्या होगा, एक जब ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने से ही इतनी सारी इसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डाउन सिंड्रोम के बारे में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इसको पूछा गया है और ये आपका एग्जाम में भी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। जब अगर 2 नंबर में लिखना है तो आप 2 नंबर के हिसाब से इसको लिखिएगा। अगर ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आता है, कभी कभी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिसे 21वीं जोड़ी की क्या कहते हैं, त्रिसूत्रता, यानी कि ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर। इस सिंड्रोम की खोज, इस डिसऑर्डर की खोज किसने की थी? लैंगडन डाउन ने की थी। लैंगडन डाउन ने 1866 में, ठीक है। इस विकार में क्या होता है कि मानव का कद छोटा होता है, सिर भी छोटा और गोल होता है, जीभ में खांच होती है, मुंह खुला रह जाता है थोड़ा, हथेली में क्रीज होती है, वो मन प्रेरक मानसिक मंदन, ये सब उसके लक्षण हैं। किसके? डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम हेडिंग डाल करके ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे कि खोज किसने करी, कब करी
क्या प्रॉब्लम के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है और इस प्रॉब्लम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें, 4 चीजें लिखनी है। एक तो ये लिखना है कि इसकी खोज किसने करी। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज कब करी, डाउन सिंड्रोम नाम क्यों पड़ा, तो ये याद कर लीजिए। लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि ये विकार इस कमी के कारण होता है। तो लैंगडन डाउन वैज्ञानिक का नाम लर्न करेंगे और 1866 में करी थी, तो समय याद करेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम और समय। क्या कमी आती है उसमें, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे एक एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की ऐड हो जाती है। तो जब ऐड हो जाती है तो क्या होता है, ट्राइसोमी होती है। तो 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। और इसमें क्या क्या कमियां होती हैं, तो उन लक्षणों को लिख लेना है। पॉइंट नंबर 1 लिख लेंगे आप कि मानव का कद छोटा होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपेन्ड माउथ यानी कि आंशिक रूप से मुंह का खुला रहना, पाम क्रीज चौड़ी हथेली के साथ साथ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी, और मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक रूप से भी उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, तो मंद बुद्धि भी उसको कहेंगे, मानसिक मंदन भी उसका एक लक्षण है। ठीक है, ये आप सभी ने नोट कर लिया। अब दूसरा सिंड्रोम है जिसके बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, वो है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका कॉज क्या है। डाउन सिंड्रोम एकदम आपका क्लियर हो गया, डाउन सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम थी ये क्लियर हो गया है ना। डाउन सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम थी ये समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ है ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिखेंगे कि कॉज इसका क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि कितने क्रोमोसोम्स थे मानवों में, 46। इसमें भी एडिशनल कॉपी आ रही है, लेकिन क्या क्रोमोसोम्स का नंबर ही बढ़ गया, 47 क्रोमोसोम्स हो गए इसमें। तो ये क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एडिशनल कॉपी आ गई, वो भी सेक्स क्रोमोसोम की आई, और कितने क्रोमोसोम्स का नंबर हो गया, 47 क्रोमोसोम्स जो है वो आ गए, है ना। तो इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट विद गायनिकोमैस्टिया, इंडिविजुअल इज स्टेराइल। इसका कारण जो है वो 23वीं जोड़ी जो 23rd पेयर है, देखो 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, आप सभी को पता है। तो 23 पेयर 23rd पेयर जो होगा उसमें एक एक्स गुणसूत्र की, एक सेक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, XXY 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इससे मानव जो है वो नर लक्षण के साथ साथ उसमें मादा लक्षण भी विकसित हो जाता है। उसमें नर लक्षण के साथ साथ क्या हो जाता है, मादा लक्षण भी विकसित हो जाता है। और इस तरीके के इंडिविजुअल्स ये कह सकते हैं कि वो स्टेराइल होते हैं। वो ज्यादातर क्या होते हैं, ये स्टेराइल, जिसको आप साधारण भाषा में बांझ शब्द से जाना जाता है, वो हो सकते हैं, स्टेराइल हो सकते हैं, है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स कैसे पाए जाते हैं, जैसे 44 प्लस, नॉर्मली अगर देखा जाए किसी लड़के का, किसी बॉय का, मेल का अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होगा, 44 प्लस XY, यही स्ट्रक्चर होगा ना, 44 होगा प्लस XY, एक जोड़ी जो है वो XY होगी, और उसके अलावा 22 मतलब 44 प्लस XY होगा, है ना। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ जो रोगी होगा उसमें जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, 44 प्लस XXY, क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, यानी 3 हो जाएंगे क्रोमो, जो सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो XY नॉर्मल था, एक X और ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी, इस सिंड्रोम में मेल्स में X क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी पाई जाती है ना। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इस सिंड्रोम में व्यक्ति ओवरऑल तो क्या होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, है ना,
लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर्स भी इसमें एक्सप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ओवरऑल तो व्यक्ति मैस्कुलिन दिखाई पड़ेगा, यानी कि पुरुष दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे गायनिकोमैस्टिया का मतलब उसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाएगा अगर कोई पुरुष है तो उसमें भी। तो ये प्रॉब्लम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होती है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, यानी कि ठीक है। उसके बाद एक और है आपके पास टर्नर सिंड्रोम। इसको सबको बच्चों आपको केवल नोट कर लेना है, समझ लेना है और याद करना है ना। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करी जाएगी कि इसमें क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में देखिए तीन चार सिंड्रोम के बारे में ही बात हुई है। डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसका कारण देखिए ऐसे लर्न कर देंगे। डाउन सिंड्रोम में भी एक एक्स्ट्रा हो रही है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी लग रही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है उसमें XY के साथ एक और X कॉपी लग जा रही है। और ये जो पुरुषों के साथ मतलब मैस्कुलिन फीचर्स के साथ जो इंसान है उसमें कुछ फेमिनिन फीचर्स भी एक्सप्रेस हो जाएंगे, जैसे किसी पुरुष में ब्रेस्ट का विकास होना। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या है, 21 पेयर पर ट्राइसोमी होगी, है ना। और इसका डाउन सिंड्रोम का अलग है लक्षण और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण केवल एक है ना। टर्नर सिंड्रोम लिखेंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, इसका कारण क्या है कि इसका कारण फीमेल्स में, लेडीज में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होना है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होना है। अब टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें क्या है कि दोनों ही स्टेराइल होंगे। एक जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें मेल का स्टेराइल होना पाया जाएगा और टर्नर सिंड्रोम के साथ किसी फीमेल का स्टेराइल होना पाया जाएगा। ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं क्योंकि ओवरीज जो है इनकी वो रूडिमेंट्री होती हैं। इसका कारण जो है वो 23वीं जोड़ी में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। मतलब कि ऑटोसोम्स 44 प्लस इसमें क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। जब सेक्स लिंक्ड की बात होगी तो एक ही एक्स, नॉर्मल किसी भी फीमेल का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या होता है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स, ये है नॉर्मल फीमेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल। ठीक है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, 44 प्लस एक्स, ओनली एक्स, एक ही, एक जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें गुणसूत्र का एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है, यानी कि उसमें कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स 45 ही होते हैं, एक कम हो जाता है। नॉर्मल मानों में क्या है 46 होते हैं, इसमें क्या है टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाता है, 45 ही होते हैं, है ना। क्या होता है, 45 ही होते हैं। ऐसी स्त्री कैसी होती है, बांझ होती है या स्टेराइल होती हैं। इनके जो ओवरीज हैं वो डेवलप्ड नहीं होते, अल्प विकसित होते हैं और इसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है ना। तो ये आपने जाना यहाँ पे कि किस तरह से 47 क्रोमोसोम्स का इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में और क्या होता है, अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टेराइल, हैव रूडिमेंटरी ओवरीज, यानी ओवरीज जो है वो अल्प विकसित होती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है। क्राई डू चैट सिंड्रोम भी एक है। इसका कॉज क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम का कॉज है इसका डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। इसमें एक क्रोमोसोम का आधा क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम नंबर 5 पे वो डिलीट हो जाता है। अफेक्टेड इन्फेंट्स प्रोड्यूस हाई पिच्ड क्राई दैट रिजेंबल्स द साउंड ऑफ कैट, लो बर्थ वेट, स्मॉल हेड साइज एंड रिटार्डेड ग्रोथ। ये आपका
क्राई डू चैट सिंड्रोम है ना। तो अब ये आपका हो गया है। अब इसके बाद बच्चों आपको कुछ चीजें मैं बता रही थी। एक आपको यूप्लॉइडी के बारे में लिखना है कि इसमें जो है गुणसूत्रों का एक 1 सेट कम या अधिक हो जाता है ना। तो ये आप नोट करेंगे, अगर एक सेट कम हो जाए तो क्या होता है, ये हैप्लॉइडी होता है। एक सेट अधिक हो जाए तो वो पॉलीप्लॉइडी होता है ना। अब पॉलीप्लॉइडी यानी कि बहुगुणिता जो है वो कई प्रकार की होती है, और ये किस में पाई जाती है? पॉलीप्लॉइडी पौधों में पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी किस में पाई जाती है बच्चों? पॉलीप्लॉइडी जो है वो पौधों में पाई जाती है ना। तो चैप्टर आपका आज यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। कुछ और अगर स्पेसिफिक आपको समझ में नहीं आया है तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप चैट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, है ना। और मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में समझाना चाह रही थी कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में एक बार आप समझ लें कि किस तरह से आप उसको पहचानेंगे कि ये कौन सी पेडिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इतना हो गया क्लियर। अब अगर एक बार ये सोचें कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, तो इस चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, वेरिएशन के बारे में पढ़ा, आपने इसका जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कि आपको पुनेट स्क्वायर को सेट करना आना चाहिए। पुनेट स्क्वायर को सेट करना आना चाहिए आपको। पेडिग्री एनालिसिस में यदि पेडिग्री दी गई हो तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है या वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, उसको पहचानना आना चाहिए, है ना। 2 चीजें हो गई। जब पेडिग्री एनालिसिस की हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की, तो हम पेडिग्री एनालिसिस पे चले जाते हैं। हम बात करते हैं अगर पेडिग्री एनालिसिस की, या थैलीसीमिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, फिनाइलकीटोनूरिया के बारे में पढ़ाया था, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, एल्बिनिज्म के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में भी पढ़ लिया था। ये किसके अंतर्गत आ रहे थे? आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें म्यूटेशन हो जा रहा था सिंगल जीन में, है ना, और इसका इनहेरिटेंस जो है वो क्या फॉलो कर रहा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, जब हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं, इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस की यदि बात करें तो इसमें केवल 3 नियम लागू होंगे, और उन 3 नियमों से आप पहचान पाएंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है या ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में क्या देखो, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज का एक ही लक्षण है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज का एक ही लक्षण है कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में यदि कोई पेरेंट्स, कोई एक जोड़ा है, कोई एक कपल ऐसा है जिसमें रोग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, है ना, यानी मदर भी नॉर्मल है और फादर भी नॉर्मल हैं, और उनके जो बच्चे हुए, उनकी अगली पीढ़ी, पेडिग्री में क्या होता है कि पेडिग्री में केवल 3 पीढ़ियों को चेक करेंगे, पिछली पीढ़ी को, प्रेजेंट पीढ़ी को और अगली पीढ़ियों को, है ना। तो उससे पता चल जाएगा कि रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर इस जगह पे बात करें, इस जगह पे, ये पॉइंट पे, यहाँ पे पहचानने की बात है। यहाँ पे अगर इस वाले घेरे में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये मेल है और ये फीमेल है ना। इन दोनों की मीटिंग के बाद ये दोनों क्या है? ये दोनों नॉन अफेक्टेड है, डिजीज नहीं है ना। तो इन दोनों के बाद जो बच्चे हुए, इसके 2 डॉटर्स हुई और एक बेटा हुआ, लेकिन पेरेंट्स के ना तो माँ अफेक्टेड है ना पिताजी डिजीज है, दोनों ही बीमार नहीं है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा पूरी तरह से अफेक्टेड है या डिजीज्ड है। तो ये क्या है? ये लक्षण है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का, यानी कि माता पिता में कहीं न कहीं ये लक्षण रेसेसिव थे, अप्रभावी थे, जो पिछली पीढ़ी में रहे होंगे और इस पीढ़ी में वो डोमिनेंट हुए, यानी कि दिखाई पड़े। तो ये हो गई आपकी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।